नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की दैनिक क्विज में हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसको भर दीजिएगा। यहां से आपके लिए कॉल आ जाएगी जिसमें आप 1-to-1 आपका जो सेशन होगा उसमें आप कोई भी प्रश्न यूपीएससी संबंधित आप पूछ सकते हो। तो इस सुविधा का लाभ जरूर प्राप्त करिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत और सऊदी अरब के इंटरनेशनल रिलेशंस, आप इसको काउंट कर सकते हो। तो भारत और सऊदी अरब संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने, कौन सा कथन सही है। भारत सऊदी अरब का तीसरा और सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने इस तरह की रणनीतिक साझेदारी करी है। रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने आपको कई बार बताया द हिंदू में कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये पीआईबी का आर्टिकल है, इसको आप आईआर से, आर्ट एंड कल्चर से, दोनों से जोड़ सकते हो। यहां पर देखिए, इंडिया ने सऊदी अरब के साथ हज एग्रीमेंट 2024 साइन कर लिया है। टोटल अगर यहां पे श्रद्धालुओं की संख्या आप देखोगे तो 1,75,000 के आसपास है। ये फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इस एग्रीमेंट को आईआर के मेंस के प्रश्न में आराम से यूज कर सकते हैं। अब इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशंस में आपको यहां पर जो प्रश्न प्रीलिम्स की दृष्टि से आएगा वो मैंने आपके सामने रखा है। तो यदि बात करेंगे, भारत सऊदी अरब का तीसरा नहीं है, सेकंड है, और सऊदी अरब भारत का दूसरा नहीं है, ये फोर्थ है। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पे गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इनके साथ तो है, चौथा देश भारत भी बन गया है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके संबंध में आपके सामने कुछ कथन है। कौन से कथन सही है। जिसका भुगतान एक व्यवसाय द्वारा खरीद के समय किया जाता है और जब वह बिक्री करता है तो अपनी कर देयता को कम करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत उपयोग या छूट प्राप्त वस्तुओं के लिए आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता। वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करिए। अब ये देखिए, पीआईबी का आर्टिकल है, यहां पर 30,000 के आसपास कुछ ऐसी फर्म्स थी जिन्होंने गलत तरीके से आईटीसी का जो उपयोग था वो किया, और 44,000 करोड़ के आसपास का जो घोटाला यहां पर देखा जा रहा है, इतना पैसा यहां पर गलत तरीके से आया हुआ है। खैर, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि कोई एक कंपनी है, वो अपना उत्पाद बनाती है। उदाहरण के तौर पे उसका उत्पाद 900 रुपए का बिकता है। अब इस उत्पाद को बेचने पर कंपनी जो है वो टैक्स पे करती है, मान लो 450 रुपए। ठीक है, बट इस उत्पाद को बनाने के लिए उसको कई सारी चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि 900 रुपए का कोई बिस्किट है। ठीक है, इस बिस्किट को बनाने के लिए चाहिए क्या, गेहूं, तेल, इसके अलावा शुगर। अब जब गेहूं वो कंपनी खरीदेगी तब भी वो टैक्स पे करेगी, जब तेल खरीदेगी तब भी वो टैक्स पे करेगी। तो जब वो गेहूं खरीदती है तो मान लिया कि 100 रुपए टैक्स देती है, गेहूं पे 120 रुपए देती है, शुगर पे 80 रुपए देती है। तो इसको आप जोड़ोगे तो लगभग 300 रुपए ऑलरेडी वो कंपनी पहले से टैक्स दे चुकी है। अब वो बाद में उत्पाद बनने के बाद 450 रुपए फिर से टैक्स दे, तो ये 300 रुपए 450 रुपए में कट जाएगा। बचा कितना अमाउंट, 150। तो 150 इनको यहां पर देना पड़ेगा। तो यहां पर जो 150 रुपए है ये सरकार वापस से इस कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर एकदम सही है। कॉम्पोजिशन स्कीम, इसका एक अपवाद है, इससे लाभ नहीं इसमें मिल सकता। और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, मनहित ऐप संबंधित है। थोड़ा सा नाम से पता लगाने का प्रयास करिए। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का 9 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना, मानसिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना, डिजिटल दस्तावेजों का भंडारण जो कागज रहित शासन को, पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देती है, महासागर डेटा प्रबंधन उद्देश्य के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसको करने का प्रयास करिए, सोचिए क्या हो सकता है आंसर। यहां पर पीआईबी का आर्टिकल है, आप देखोगे, इसमें मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाकाल लोक में और नीलकंठ वन में भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट, ठीक है, प्रसादम की बात करी जा रही है। फूड स्ट्रीट का मतलब होता है यहां पर स्वस्थ
और जिसको बोलते हैं सुरक्षित जो फूड होता है उसके लिए यहां पर यह योजना स्टार्ट करी गई थी, जिसको बोलते हैं फूड स्ट्रीट के नाम से। तो यहां पर टोटल ऐसा बोला जा रहा है कि जो उज्जैन का एरिया है, नीलकंठ वन वाला एरिया, तो वहां पर ऐसा जो रोड है उसको फूड स्ट्रीट डिक्लेयर करा गया। उसमें टोटल 19 के आसपास दुकानें होंगी, 19 दुकानें होंगी, बच्चों के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड होगा, पार्किंग होगी, ठीक है। तो ऐसी कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी, प्लस फूड तो रहेगा ही रहेगा। इसमें बेसिकली हम लोग का उद्देश्य है कि हर शहर में ऐसी एक फूड स्ट्रीट होनी चाहिए। तो प्रसादम क्या है वो चीज याद रखिएगा। इसी में आप देखोगे यहां पर एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक पहल मनहित ऐप का भी उद्घाटन किया गया है। तो अब अगर अपने प्रश्न पे वापस लौटे तो आप समझ गए होंगे इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत मालदीव के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद स्वीकार करना वाले देशों में से भारत एक था और 1972 में माले में अपने मिशन का उद्घाटन किया गया। एक्विवेरिन एक सहयोगी सैन्य अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच में। भारत मालदीव के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन बनाए रखता है, इसको करने का प्रयास करिए। अब आप समझ गए होंगे मालदीव चर्चा में क्यों आया है, ठीक है। तो इन्होंने जो टिप्पणी करी थी भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, तो बाद में खैर इन्होंने माफी वगैरह मांग लिया है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखोगे भारत और मालदीव के बीच में आप ये भी मुद्दा जो है ये चर्चा में रह रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भारत और मालदीव के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। तो यहां पर आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे। एक्वेरिन के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम लोग दोस्ती के नाम से, है ना, एकता के नाम से, ऑपरेशन शील्ड के नाम से, ऐसे कई मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं वो हम मालदीव के साथ करते हैं। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही है। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच में सामान्य अंतर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में ऐसा कुछ नहीं होता। पादप कोशिकाओं में पशु कोशिकाओं की तरह प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है। परिपक्व यानी कि मैच्योर जो पादप कोशिका होती है इसमें बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि पशु कोशिका में ऐसी कई छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। इसको करिए। अब देखिए, जब भी हम लोग पादप कोशिकाओं की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, यहां पर बात करी जाए प्लास्टिड हो गया, इसके अलावा केंद्रीय जो आपकी रिक्तिका होती है वो भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। ये सब चीजें जंतु कोशिका में नहीं होती। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरे वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि होती है। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट केवल गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा केवल 1 और 3। अब देखिए, आज के तत्व में हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। अब जैसा कि इसी में आपको दिखाता हूं, यहां पर ये लेटेस्ट करंट अफेयर है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। यहां पर जस्टिस BR गवई, इनको नया चेयरमैन नियुक्त करा गया है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय की जो कानूनी सेवा समिति होती है इसका। एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि कानूनी सेवा समिति का मतलब यह है, ये काम इसलिए करती है, इसको बनाया इस वजह से गया था कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, वो वीकर सेक्शन को बिलोंग करता है या फिर कैसे भी है, वो लीगल एड से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। पैसे के कारण वो अपना केस नहीं लड़ पा रहा, उसको कानूनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहां पर कानूनी सेवा समिति जो है इसको बनाया गया था। अब अगर इसको बनाने की बात करेंगे तो ये पता होना चाहिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का, इसमें सेक्शन 3A आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंडर में इस समिति का निर्माण किया गया था। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो कमिटी होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, सिटिंग, नॉट रिटायर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिटिंग जज होते हैं, जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं, जैसा कि BR गवई को यहां पर घोषित करा गया है, ठीक है। ये चेयरमैन होंगे और जो भी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होती है वो सेंटर डिसाइड करता है, बट यहां पर जो नॉमिनेशन होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो अगर इस कमिटी की बात करें तो इस कमिटी में मेन चेयरमैन हो गए और उनके अलावा भी जो सदस्य होते हैं उन सबको नॉमिनेट करने की पावर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति की। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सब तक न्याय पहुंचना चाहिए। अगर इसी को आप संविधान से जोड़ के लिखना चाहते हो तो आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 ये बोलता है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार जो लीगल सिस्टम है वो सबको प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड फ्री लीगल एड की बात करी जाती है। इसी प्रकार आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 भी यही बातें करते हैं, जिसको बोलते हैं कि इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ,
ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल्स भी आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे वो आपको यहां पर पता होने चाहिए, वो मैंने आपको बताया। कौन से सेक्शन से इसका निर्माण किया गया, कौन इनको नॉमिनेट करता है, और जो यहां पर शर्तें होती हैं वो कौन निर्धारित करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मालदीव की बात हुई है तो मेरे को बताइए, एक ऑपरेशन कैक्टस है, ऑपरेशन कैक्टस ये क्या था? मैंने हिंट दे दिया आपको, मालदीव से रिलेटेड है, भारत और मालदीव से। तो ऑपरेशन कैक्टस क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो 1-to-1 सेशन में आप पूछ सकते हो। तो आपसे मुलाकात होगी अगले डेली क्विज में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।